आज हम लोग इस जूम मीटिंग में सब लोग उपस्थित हुए हैं सेमेस्टर 2 के छात्रगण। तो सबसे पहले सभी लोगों का स्वागत है इस मीटिंग में। बहुत समय से प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात नहीं हो पा रही है और अभी जो वर्तमान में एक जरिया है आप लोगों से संपर्क करने का वो ऑनलाइन मोड ही है। तो आज हम लोग अपनी बातचीत जो है इसी माध्यम के द्वारा करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में भी पढ़ा होगा कि महामहिम कुलाधिपति महोदय जो गवर्नर होते हैं बिहार के, वो विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी होते हैं, चांसलर महोदय भी होते हैं। और उनका निर्देश है कि विश्वविद्यालय में अब जो भी परीक्षाएं होंगी इस कोरोना वाली समस्या के बाद, वो जो पूर्व में तरीका था उससे हट करके होगी। सबसे पहली बात तो इसमें है कि परीक्षा अब 3 घंटे की नहीं होगी। परीक्षा का समय कम किया जाएगा ताकि शिफ्टों में एग्जाम लिया जा सके और कम लोगों को एक साथ इकट्ठा होना पड़े। और चूंकि परीक्षा का समय कम करना मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए परीक्षा के पैटर्न में भी बदलाव किया जा रहा है। और ये पैटर्न में जो बदलाव प्रस्तावित है, हालांकि विश्वविद्यालय को तय करना है कि वो किस तरह से परीक्षाएं आयोजित करेगी और उसके लिए अभी विचार विमर्श अंडर प्रोसेस है और विस्तृत रेगुलेशन आएगा उसके लिए। लेकिन जो आरंभिक जानकारी है उस जानकारी के हिसाब से आपकी परीक्षा जो पूर्व में आप सेमेस्टर 1 में जिस मोड में परीक्षा देते आए हैं उससे थोड़ी अलग हट करके होगी। और अलग हट करके इसमें सबसे बड़ी बात होगी कि ये जो आपका एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रधानता होगी और संभावना इस बात की भी है कि सारे के सारे क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए अभी विचार विमर्श हो रहा है और गाइडलाइन बनने के बाद ही ये बात सामने आएगी। लेकिन इतना तो निश्चित है कि जिस प्रकार 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 3 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आप लोग एग्जाम देते थे, वैसा इस बार नहीं होने जा रहा है। और चाहे किसी भी ढांचे में परीक्षा हो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रधानता रहेगी। अब बात आती है कि जो आप लोगों की तैयारी थी वो सब्जेक्टिव मोड के हिसाब से थी, क्योंकि एग्जाम होने में कुछ ही 2-4 दिन बचे थे कि आपका एग्जाम पोस्टपोन हो गया। तो आपकी तैयारी कुछ अलग हटके थी और अब जब ये इसका तरीका बदला जा रहा है, पैटर्न बदला जा रहा है, तो इस समय ये जरूरी हो गया है कि आप भी अपने तैयारियों के स्वरूप में कुछ परिवर्तन करें। हालांकि परीक्षाएं होने में अभी समय है, कम से कम निश्चित रूप से ये तो कहा ही जा सकता है कि जून में परीक्षाएं नहीं होंगी। अगर परीक्षा लेना संभव हुआ भी तो ये जुलाई महीने में ही संभव है, उसके पूर्व में संभव नहीं। तो इस 1 महीने का आप लोग इसका सदुपयोग करिए ताकि अगर ऑब्जेक्टिव प्रधान परीक्षा हो तो पर भी आप लोगों को कोई विशेष परेशानी न हो। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि आप जो विषय वस्तु है, वस्तु का आपको टू द पॉइंट नॉलेज होना चाहिए। जैसे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव मोड में लिखते हैं, तो उसमें है कि आपको फैक्ट्स जो है उसका तथ्य, उस फैक्ट्स के विषय में सही जानकारी होनी चाहिए। अगर फैक्ट्स आपको ज्ञात है तो आप अपने स्तर से भी व्याख्या करके उसका जवाब दे पाते हैं, लिख पाते हैं। लेकिन जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव मोड ऑफ क्वेश्चंस होते हैं
उसका एक नियत आंसर होता है, और वो आप जो आंसर देंगे वो या तो सही होगा या गलत होगा। इसके अलावे उसमें तीसरा कोई संभावना नहीं होती। और ऐसी परिस्थिति में जहां बिल्कुल से राइट और रॉन्ग वाली बात होती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विषय वस्तु की जानकारी थोड़ी डीपली होनी चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, और क्लियर कट आपके माइंड में उसका खाका रहना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप सही प्रकार से जवाब दे पाएंगे। नहीं तो कंफ्यूजन वाले स्थिति में आपसे गलती होने की संभावना वो कुछ बढ़ जाती है। तो आप लोगों ने अपने सिलेबस के अनुसार, अपने विषय वस्तु के अनुसार, या एग्जाम के व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का अनुमान लगाया है, उसके अनुसार जिस भी क्वेश्चन की तैयारी आपने की है, तो वो तैयारी इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न में भी आपको काम आएगा। ऐसा बात नहीं है कि आपने जो तैयारी की वो सारा का सारा व्यर्थ हो गया, अब वो उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, ऐसी बात नहीं है। आपने जो तैयारी की है उसमें 2-4 बातें अगर आप ध्यान देते हैं, तो कम से कम उन प्रश्नों से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपका स्वतः ही तैयार हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से कोई विशेष मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होगी। सबसे पहले है कि कोई भी शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन आप करते हैं अपने कॉपी में या तैयारी करते हैं, तो उसके लिए जब आप आंसर करते हैं, उसका आंसर लिखते हैं, तो आप उनको विभिन्न स्टेप में लिखते हैं। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हैं, उसके बाद जो उसका नेट है उसको पॉइंट वाइज करके एक एक करके उसकी व्याख्या करते हैं। तो और लास्ट में उसका कंक्लूजन आप डालते हैं, आप निष्कर्ष डालते हैं कि जो आपने विवेचन किया उससे क्या पाया आपने। तो इसी स्वरूप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी छिपे आते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि कोई एक प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे। मैं एक सामान्य प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस के अंदर का ही ये प्रश्न है, एक सामान्य प्रश्न कि मौर्य साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी कारण क्या थे। तो जब आप इसका आंसर लिखते हैं, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन में लिखें या लॉन्ग मोड में लिखें, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप मौर्य साम्राज्य का आरंभिक परिचय देते हैं कि मौर्य साम्राज्य कब से कब था, किस क्षेत्र में था। उसके बाद आप क्या करते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था तो उस समय उसकी क्या स्थिति थी वो लिखते हैं, और उसी को भूमिका लिख कहते हैं। जैसे कोई बात हम किसी को कहना चाहते हैं तो उसके पीछे की कुछ कहानी बताते हैं, और अगर कभी एक्सेस बताने लगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि पॉइंट पर आइए, इतनी बड़ी भूमिका क्यों बना रहे हैं। तो भूमिका हम लोग बना, अगर हम मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में आंसर करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए जब मौर्य साम्राज्य का पतन नहीं हुआ था उस समय की स्थिति का विवरण करते हैं, एक आधार तैयार करते हैं कि ये स्थिति थी और इस स्थिति में आगे कुछ परिवर्तन आए, उसमें कुछ चेंजेज हुआ जिसने जो है मौर्य साम्राज्य के पतन का रास्ता तैयार किया, वो देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि ग्रेजुअली रूप से, क्रमिक रूप से जो जो चेंजेज आए उसका अलग अलग पारा में या अलग अलग पॉइंट देके वर्णन करते हैं, उसके गुण दोषों की विवेचना करते हैं, उसके लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना करते हैं, ऐसा किस परिस्थिति में हुआ और अगर हुआ तो इसे कैसे सुधारा जा सकता था, इसमें क्या गलत हुआ, इन चीजों को लिखते हैं। और उसके बाद लास्ट में उसके पतन की प्रक्रिया, उसके पतन की स्थिति का वर्णन करके निष्कर्ष लिखते हैं। ऐसे ही लिखते हैं। ये एक सामान्य सा प्रश्न का उत्तर लिखने का तरीका हुआ।
इसी प्रकार से हम लोग सारे के सारे अपने क्वेश्चन को डील करते हैं, लगभग इसी तरीके से। अब अगर इस प्रश्न की आप तैयारी करते हैं, तो जब आप प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करते हैं, तो आप सबसे पहले लिखते हैं कि प्राचीन भारत में मौर्य वंश का एक विस्तृत क्षेत्र पर शासन था, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, और अशोक के शासन काल आते आते अर्थात 272 से 232 ईसा पूर्व आते आते ये लगभग पूरे भारत पर मौर्य साम्राज्य का शासन फैल गया था, और काफी सुदृढ़ व्यवस्था थी, प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत थी, सैन्य व्यवस्था मजबूत थी, और इसी विशेषताओं के कारण, अपनी मजबूती के कारण, अपनी क्षमता के कारण, योग्य शासकों के कारण मौर्य साम्राज्य का लगभग पूरे भारत पर आधिपत्य हो गया था। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत लगभग पूरा भारत आ चुका। अब जब इन बातों को आप लिखते हैं, तो सबसे पहले इसकी चर्चा आप करते हैं मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई, उसकी स्थापना किसने किया, उसमें कौन कौन से प्रतापी राजा हुए, किस किस समय तक उनका शासन रहा, इन्हीं सब बातों को लिखते हैं उसकी भूमिका को लिखने के क्रम में। तो ये जो मुख्य पॉइंट नुमा बात है, बिंदुवार जो बातें हैं उसमें, जिसको बिंदुवार लिखा जा सकता है, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए अपने आंसर में पेंसिल से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उसी प्रकार से जो प्रश्न का सेटर होता है, व्याख्यात्मक प्रश्नों के बीच से ही निकालता है, न कि किताब पढ़ के चुन चुन के उससे प्रश्न तैयार करता है। ये सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का लक्ष्य यही होता है कि जो आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो प्रश्न बन सकते हैं, उसकी समझ आपको कितनी है, आपको उसके विषय में जानकारी कितनी है, या उसके स्थान पर केवल आपने प्रश्न का उत्तर तोता की तरह रट लिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालने का यही उद्देश्य होता है कि परीक्षार्थी अगर तोता की तरह रट करके लिख लिया तो स्वाभाविक है उसको अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन रट के लिख लेने के बावजूद भी और अच्छा मार्क्स ले आने के बावजूद भी उसकी जानकारी तो सीमित ही रहेगी, क्योंकि उसको समझ में तो आ नहीं रहा है। वो तो कविता के तरह रट लिया, उस जैसे बच्चे के नीचे की कक्षाओं में प्राइमरी स्कूल में हम लोग कविता रट जाते थे, और पता उस कविता में कहा क्या जा रहा है ये समझ में नहीं आता था। अभी एलकेजी का बच्चा भी लगभग 20 पंक्तियों का इंग्लिश में पोएम आपको सुना देगा एलकेजी, और जब यूकेजी में जाएगा, 1 में जाएगा तो लिख भी देगा। लेकिन अगर उसको कहिए कि आप इसको डिस्क्राइब करिए, इस कविता में क्या कहा जा रहा है, लिखिए, तो लिख की समझ। इसके को जब आप तैयारी करें तो आप टू द पॉइंट तैयारी करें, आपको विभिन्न तथ्यों से परिचय हो, और उससे जब आप परिचित होंगे तो आपकी जानकारी में वृद्धि हो। तो आपको जो भी प्रश्न परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बताए गए हैं, साथ ही जो भी आपके सिलेबस के अंतर्गत जो विषय वस्तु है, उन सामग्रियों को आप जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार करते थे उसी तरह तैयार करें, लेकिन ध्यान रहे कि उसमें आने वाले तथ्यों को आप बिंदुवार नोट कर लें, उसको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें, उसको किसी अलग कागज में नोट कर लें, क्योंकि वो क्वेश्चन उसी से निकल करके आने वाले। अगर आपको किसी प्रश्न के उत्तर में ये आप लिख रहे हैं, पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक, और फिर पैलियोलिथिक को भी
3 उपखंडों में विभाजित करके हम लोग अध्ययन करते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तो जब इस बात को लिखते हैं तो इसमें कई तरह के पॉइंट आ गए। कि अगर कोई पाषाण एज का बात करता है, स्टोन एज का बात करता है, तो निश्चित रूप से स्टोन एज पूरा का पूरा 3 भाग में विभक्त है। ये एक उसका बिंदु बन गया, पॉइंट बन गया। और अगर 3 भाग में विभक्त है और उसका पहला भाग जो आरंभिक भाग है पैलियोलिथिक एज है, पूर्व पाषाण काल है, तो वो भी 3 उपखंडों में फिर विभाजित है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल एवं उच्च पुरापाषाण काल। फिर आप इसके बारे में अलग से जब इन बातों को आप लिखते हैं तो फिर उसके बाद अलग अलग करके हेडिंग बना करके उसके बारे में लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसका कालखंड उसकी विशेषता बताते हैं। तो इन्हीं प्रश्नों के बीच से जो पॉइंट नुमा बातें हैं, जो तथ्य हैं, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। तो उसको आप एक साइड में नोट कर लीजिए, और जब उसको आप नोट कर लेंगे और वो आपके स्मृति में रहेगा तो उससे दोहरा लाभ होगा। पहला लाभ होगा कि आपको विषय वस्तु की समझ स्वतः बढ़ जाएगी, क्योंकि खास करके इतिहास में फैक्ट्स का बहुत महत्व है। जिस प्रकार साइंस में जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत, उस सिद्धांत का काफी महत्व होता है। साइंस जो है प्रिंसिपल पर आधारित है। विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों की आधारित है विज्ञान का विस्तार जो है, विज्ञान की समझ जो है। उसी तरह इतिहास विशेष करके तथ्यों पर आधारित होता है। फैक्ट क्या है? जैसे 1900 ब्रिटिश शासन ने भारत को स्वतंत्र कर दिया और भारत और पाकिस्तान नाम के 2 नए राष्ट्रों का उदय हुआ। ये क्या हुआ? 1947 में भारत को स्वतंत्र करना और 2 नए राष्ट्रों का जन्म होना, यही फैक्ट है, ये तथ्य है। और इतिहास में होता क्या है? उस चीज की व्याख्या होती है, और जब व्याख्या होती है तो उसमें सब कुछ आता है। किस परिस्थिति में भारत स्वतंत्र हुआ, उसके लिए उत्तरदायित्व कारण क्या था, किस परिस्थिति में भारत का विभाजन करना पड़ा, वो विभाजन सही था या गलत था। तो इन सब चीजों की जब व्याख्या हम करते हैं तब इतिहास बनता है। लेकिन उसको बनने के लिए सबसे पहला बात आया कि वो फैक्ट क्या है। फैक्ट ये है कि 1947 में भारत स्वतंत्र। जितने फैक्ट्स हैं, जितने तथ्य हैं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के मुख्य स्रोत वही। तो इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों के उत्तर में फैक्ट्स का चुनाव करिए कि इसमें तथ्य क्या है जिसकी हम व्याख्या की। सीखने में जो हम व्याख्या विवरण डाल रहे हैं, इसका मूल फैक्ट क्या है, किस बात की हम व्याख्या कर रहे हैं। और जब वो फैक्ट्स को नोट कर लेंगे तो दैट इज योर ऑब्जेक्टिव, वही आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बने। तो इस तरीके से तथ्यों को चयन करते हुए, उसको अलग से नोट करते हुए, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दूसरी बात है कि संभावना ये भी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देने पड़े, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का मुख्य उद्देश्य है समय को कम करना, और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका डायरेक्ट क्लास कम हुआ है इसके कारण ऐसा किया जा रहा है, ऑनलाइन में लोग पढ़ नहीं पाए ठीक से, ऐसा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है समय को कम करना, ताकि अधिक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम लिया जा सके। तो समय को कम करने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि सारा का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो जाए,
ऐसा भी हो सकता है कि लगभग 60 से 70% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे, बाकी 30% आपको सब्जेक्टिव भी देना पड़े। इसलिए उस बात को भी आपको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करनी है। तो इस हिसाब से उपयुक्त क्या होगा? इस हिसाब से उपयुक्त ये है कि जो भी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसमें कम से कम 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग का तैयारी आप लोग निश्चित रूप से रखें। कम से कम 2 शॉर्ट और 2 लॉन्ग का तैयारी भी साथ में रखें। इसमें कोई घाटा नहीं है। मान लीजिए अगर सब्जेक्टिव मोड में एग्जाम हुआ ही नहीं, तो पर भी घाटा नहीं है, क्योंकि इसको करने के क्रम में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी तैयारी हो जाएगा। अगर वो आपको एग्जाम में वैसा आंसर नहीं भी करना पड़ा, तो उस तैयारी का उपयोग करके आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो एक दूसरी बात ये हुई। तो हमारा आपसे ये नए मोड में आपको जानकारी देने का मुख्य उद्देश्य यही था कि आप अपने तैयारी के पैटर्न को समय के हिसाब से चेंज करिए, परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करिए। और ये चेंजेज जो भी विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने प्रस्तावित हैं, वो चेंजेज वो आपको न केवल एमए के लिए, बाकी आगे के लिए भी काम आएंगे। अब कैसे काम आएंगे? जब आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हैं, 40 मिनट के बाद जूम ऐप वो अपने आप बंद हो जाता है। तो यशस्वी जी वो हाँ, तो वो बंद हो जाएगा, तो आप लोग जाएंगे नहीं, वो फिर से मैं मीटिंग स्टार्ट करूंगा और फिर से एडमिट करने के बाद फिर से शुरू हो जाएगी, क्योंकि कम से कम हम लोग 2 टर्म में बात कर लें, ठीक है? इसलिए अगर बंद हो जाए तो आप लोग घबराएंगे नहीं, ये 40 मिनट के बाद स्वतः बंद हो जाएगा और फिर से मीटिंग को स्टार्ट करना पड़ेगा। तो आप लोग जिस तरह मीटिंग ज्वाइन किए थे उसी तरह फिर से ज्वाइन करने का काम करेंगे। आप लोग फिर से ज्वाइन हो जाएंगे। तो मैं बात कर रहा था कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ये केवल आपको एमए की कक्षाओं तक ही काम आएगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्नातकोत्तर की कक्षा में जाने का अर्थ है कि आप आगे के उच्च शिक्षा के भी क्षेत्र में अपने करियर की ओर देख रहे हैं। और जब आप इस क्षेत्र में अपने करियर को देख रहे हैं, आगे चलकर आप जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है यूजीसी का, जिसे एनटीए लेती है, जिसको हम लोग नेट एग्जाम बोलते हैं, तो उसमें लोग जरूर बाद नेट शामिल नहीं होने का कोई कारण नहीं बनता है, क्योंकि नेट की परीक्षा के लिए वही सिलेबस और पाठ्यक्रम है जो कि आपके पूरे चारों सेमेस्टर मिला करके स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में है। और जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, उसकी परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं बिना पीएचडी किए हुए। कम से कम आप अप्लाई करके इंटरव्यू तक तो जरूर जा सकते हैं। और जब एक बार आप नेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है, आपको पीएचडी की तैयारी करने में और पीएचडी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मन भी लगता है और आपका उत्साह भी बढ़ता है। तो वो नेट की परीक्षा फुल्ली रूप से ऑब्जेक्टिव, दोनों पेपर अगर अभी से आपका अभ्यास रहेगा उस तरह करने का, उस तरह करने का, तो अंततः आपको आगे चल करके भी लाभ होना है। तो है परिस्थितिवश आपको टर्न चेंज करना पड़ा है, लेकिन उस परिस्थिति में होना असंभव हो पा रहा है, तो ये अच्छी बात है। फिर दूसरी बात है कि अब जो कोरोना वायरस के बाद जो पढ़ाने के सिस्टम में परिवर्तन हुआ है, तो ये परिवर्तन कोरोना के साथ समाप्त हो जाएगा ये नहीं है। कोरोना के कारण जरूर सिस्टम चेंज हो रहा है और एक न एक दिन कोरोना वायरस तो समाप्त होगा ही।
चाहे जितनी भी दिन में ये समाप्त हो, लेकिन ये जो पढ़ाई के तरीका में परिवर्तन लाया जा रहा है, ये इसके समाप्त होने के बाद ऐसा नहीं है कि फिर पिछले ही तरीका में सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का निर्देश और सलाह है, उसके अनुसार आगे की सभी पढ़ाई अब 25% चाहे कोई समस्या, मतलब ऑनलाइन मोड में पढ़ना छात्रों के लिए और ऑनलाइन मोड में पढ़ाना शिक्षकों के लिए ये अब से अनिवार्य हो गया। रेगुलर और जो चला आ रहा तरीका है पढ़ने का क्लासरूम में, उससे उसके अनुसार तो पढ़ाई होगी, लेकिन साथ ही साथ अब जो भी विद्यार्थी पढ़ेंगे, जो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का तरीका होगा, उसका एक पार्ट होगा ऑनलाइन में। और वर्तमान जो दुनिया है और जो काम करने का तरीका है, उस तरीका में ऑनलाइन मोड से परिचित होना आवश्यक है। आप याद करिए पिछले दिनों का, जब आपने कॉलेज में शुरू-शुरू एडमिशन कराया होगा।